हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डिस्कस किया था। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल जैसा आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो डाइपोल के कारण किसी भी लोकेशन पर अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। पहला तो हमारे रिजल्ट आ गया कि इक्वेटोरियल लाइन पर जो डाइपोल के कारण पोटेंशियल होगा वो जीरो के बराबर होगा। उसका रीजन बहुत आसान है। अब देखो, अगर डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट कंसीडर करूंगा तो इस पॉइंट की माइनस चार्ज से डिस्टेंस और प्लस चार्ज से डिस्टेंस बराबर होगी ना। जब दोनों से अगर डिस्टेंस बराबर है, प्लस के कारण यहाँ पोटेंशियल प्लस, माइनस के कारण माइनस, पोटेंशियल का डायरेक्शन होता नहीं है, तो टोटल पोटेंशियल इस इक्वेटोरियल लाइन पर जीरो आ जाएगा। तो इस इक्वेटोरियल लाइन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। हर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, सेम है। तो इस लाइन को हम इक्वी पोटेंशियल लाइन की कह सकते हैं। इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। और इस पॉइंट पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसका डायरेक्शन इधर आया था ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डाइपोल मोमेंट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आता है। और ये किसी भी पॉइंट पर हमेशा इस इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हम जानते भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेटोरियल लाइन के राइट में कोई पॉइंट कंसीडर करूंगा, यहां मान लो ये मैंने पॉइंट कंसीडर किया, तो इस पॉइंट की कौन से चार्ज से डिस्टेंस कम है, पॉजिटिव से या नेगेटिव से, पॉजिटिव से कम है। और डिस्टेंस पॉइंट चार्ज के कारण फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का Q/R, डिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। तो जिस चार्ज से डिस्टेंस कम है उसके कारण पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो प्लस से अगर डिस्टेंस कम है यहाँ पर, तो प्लस के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव के कारण नेगेटिव, बट पॉजिटिव ज्यादा होगा तो टोटल पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। तो इस इक्वेटोरियल लाइन के राइट हैंड साइड में किसी भी पॉइंट पर कंसीडर करूंगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यहां सब जगह पोटेंशियल पॉजिटिव। और इस लाइन के लेफ्ट में कोई पॉइंट कंसीडर करूंगा तो पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। और इस पूरी लाइन पर पोटेंशियल हर पॉइंट पर जीरो है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस लाइन पर डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या होता है, जीरो के बराबर। अब एक्सिस वाले किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालें तो एक्सिस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है डाइपोल की एक्सिस के किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो Kp/r² के बराबर आएगा। ये इसके पोटेंशियल का फॉर्मूला है। और स्मॉल r का मतलब क्या है, जैसे यहां अगर कोई पॉइंट लेते हैं हम C, तो इसकी डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस है। जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसकी डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस है, और डिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी लार्ज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ डाइपोल। जो हमारी कंडीशन है वो एज यूजुअल पहले की तरह है। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जो r थीटा हमने कोऑर्डिनेट लिए थे पिछली क्लास में समझाया था, उस पॉइंट पर अगर हम डाइपोल के कारण पोटेंशियल देखेंगे तो क्या होगा। अब देखो, ये डाइपोल हमारा, इसके कारण इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है क्या होगा। और ए पॉइंट है इसकी एक्सिस पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो इस पर पोटेंशियल निकालने के लिए पिछली बार की तरह हम इस डाइपोल के कंपोनेंट करेंगे। तो डाइपोल का एक कंपोनेंट इधर आएगा P cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा P sin थीटा। अब बताओ कौन से कंपोनेंट के कारण यहाँ पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ये ए पॉइंट कौन से डाइपोल के लिए, इक्वेटोरियल लाइन पर है, इसके लिए ना, तो इसके कारण तो यहाँ पोटेंशियल जीरो। और P cos थीटा के लिए उसकी एक्सिस पर है, और एक्सिस का फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल का,
हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला एक्सेस पर ये कंसीडर किया था के पी अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पी की जगह क्या लिख देंगे, ये पॉइंट कौन से वाले डायपोल के लिए एक्सेस पर है, पी cos थीटा के लिए ना, तो पी की जगह पी cos थीटा लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी के पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो एक जनरल पॉइंट पर डायपोल के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है। जनरल पॉइंट पर डायपोल के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो P तो डायपोल मोमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी, R इस पॉइंट की पोजीशन है। अब इस पोजीशन की पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा इधर। तो P डॉट R अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसमें cos थीटा आता है या sin थीटा, cos थीटा आता है ना, तो P R cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से P cos थीटा की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रखे हैं, तो डायपोल के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा ड्यू टू डायपोल और इट्स जनरल पॉइंट। तो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसके बराबर होता है किसी भी एक जनरल पॉइंट पर। अब देखो ये क्वेश्चन है, डायपोल मोमेंट दे रखा है और डायपोल किस लोकेशन पर उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसको पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं। इस डायपोल के कारण मुझे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और पोटेंशियल बताना है। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल का ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अब इस फॉर्मूले में P तो नॉन है, स्मॉल r अगर नॉन हो जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब स्मॉल r का मीनिंग क्या है, देखो स्मॉल r का मतलब है मुझे पोटेंशियल का निकालना है इस P पॉइंट पर। तो P पॉइंट का पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू डायपोल जहां रखा हुआ है। जैसे ये डायपोल रखा हुआ है यहां पर A पोजीशन पर और इसके कारण P पॉइंट पर, तो ये डिस्टेंस r होती है ना, और r वेक्टर का मतलब क्या है, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज, वो एक पॉइंट है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू A, और इसका मीनिंग क्या होता है, पोजीशन ऑफ P माइनस पोजीशन ऑफ A। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से A पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस कर दें, तो x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो यहाँ -1 और यहाँ 1, तो -2 हो जाएगा और x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप होता है। इसी तरह से j वाले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में से 2 माइनस किया तो प्लस का 1 आया, 1 into j कैप, ये r वेक्टर हो गया। अब r वेक्टर की जगह तो ये लिख देंगे, ठीक है। अब इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2 स्क्वायर प्लस 1 √5। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ रख देते हैं, पहले P डॉट R भी निकाल लेते हैं। P डॉट R वेक्टर क्या होगा, देखो हमारे पास R वेक्टर ये है, P वेक्टर क्वेश्चन में दे रखा है, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, I और I के कोएफिशिएंट को, यहाँ I का कोएफिशिएंट है 2 और इसमें I का कोएफिशिएंट है -2 प्लस यहाँ J का कोएफिशिएंट -1 और यहाँ +1, तो ये P डॉट R के इक्वल होगा और ये किसके इक्वल आ गया, -5। तो अब ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹
और पी डॉट आर हमारे पास आया -5 डिवाइडेड बाई आर की पावर 3 और स्मॉल आर कितना है √5, तो √5 की पावर 3, ये अपना आंसर होगा। अब ये तो एक पार्ट हुआ, पोटेंशियल हमने निकाल लिया। सेकंड पार्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया था, इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब देखो इसमें स्मॉल आर नॉन है, पी का मतलब क्या है, जो हमें क्वेश्चन में डायपोल मोमेंट दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड है ना पी का मतलब, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा √2² प्लस 1 स्क्वायर √5 आ गया, ठीक है। और स्मॉल आर तो हमने निकाल ही रखा है √5 पहले से ही। अब एक और अननोन बचा थीटा। थीटा का मीनिंग क्या था, इस फॉर्मूले में थीटा से मतलब क्या था, बताइए थीटा का मीनिंग क्या था। थीटा यस एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर, पी वेक्टर इधर है, आर वेक्टर इस तरफ है, तो पी और आर वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो अब इस एंगल को निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, cos थीटा बराबर a डॉट b डिवाइडेड बाई ab। इस फॉर्मूले से हम, अब यहाँ थीटा p और r के बीच का एंगल है, तो a और b की जगह p और r वेक्टर आ जाएंगे, तो cos थीटा का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, p डॉट r डिवाइडेड बाई p इंटू r। अब p डॉट r में, p डॉट r तो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, -5 आया था, और p का मैग्नीट्यूड √5 आया था, और r का मैग्नीट्यूड भी √5 के इक्वल आया था। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया -1, बस cos थीटा की वैल्यू इसमें -1 रखकर आंसर निकाल लेंगे। अब देखो ये अगर थोड़ा ध्यान से कोई और स्टूडेंट देखता तो ये आपको समझ में आता कि जिस पॉइंट पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पूछा है ना, वो पॉइंट कहां पर है, एक्सेस पर ही है, क्योंकि थीटा cos थीटा -1 आने का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यह एक्सेस वाला पॉइंट है, और एक्सेस वाले फॉर्मूले से भी हम इसको निकाल सकते थे। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो पेन डाइपोल है और इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन देखो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन डाइपोल, हमें इस डाइपोल को कहां रखना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल का मतलब है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डाइपोल ने प्रोड्यूस नहीं किया है। तो इस रूम में पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी और चार्ज ने प्रोड्यूस किया है, उसमें ये डाइपोल रखा हुआ है, तो इस डाइपोल पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक टॉर्क लगाएगा, तो इसका डाइपोल का बिहेवियर कैसा होगा वो हमें डिस्कस करना है। अब उसके पहले एक चीज बताओ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन ऑफ फोर्स बनाते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल बनाते हैं और इक्वल डिस्टेंस पर बनाते हैं। तो अगर ये लाइन ऑफ फोर्स इक्वल डिस्टेंस पर है, पैरेलल है, तो इट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस पूरे रीजन में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है, कहीं कम या कहीं ज्यादा नहीं है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, मान लो ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है थीटा एंगल पर, डाइपोल की लेंथ मान ली,
और यहाँ चार्ज है +q डायपोल का और यहाँ चार्ज है डायपोल का -q। ये हमने कंसीडर कर लिया। अब देखो इस डायपोल पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा वो देखना है। तो यहाँ जो प्लस चार्ज है, मैंने आपको बताया था पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q × E। अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो E और F का डायरेक्शन सेम होता है और चार्ज नेगेटिव होने पर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। तो यहाँ जो +q चार्ज है इस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा और माइनस चार्ज पर जिधर E है उसके अपोजिट में लगाएगा। अब दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड बराबर है और इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर है, तो ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो इस डायपोल पर नेट फोर्स क्या आएगा, 0। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स हमेशा 0 होगा, चाहे थीटा कुछ भी हो। अब देखो डायपोल पर अगर ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो ये रोटेट करेगा या नहीं। अगर इस डायपोल पर एक फोर्स इस पेन पर इधर से लगाऊं एक इधर से लगाऊं तो ये घूमेगा, रोटेट करेगा। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किस तरह से रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना, तो इस पर टॉर्क 0 नहीं होगा। अब टॉर्क कैसे निकालते हैं, देखो जब ये दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के लगते हैं ना तो इसको बोलते हैं फोर्स कपल। और किसी भी फोर्स कपल का टॉर्क निकालने का मेथड क्या होता है, टॉर्क को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यह है, अब इलेक्ट्रिक फोर्स तो कितना लगा Q × E और R परपेंडिकुलर का मतलब है ये वाला फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रहा है, ये वाला फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस दी है। लेकिन हम इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस नहीं लेते, इन जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है ये वाली डिस्टेंस लेते हैं। जो फोर्स जिस लाइन के अलोंग लग रहे हैं ना उन फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच की परपेंडिकुलर शॉर्टेज डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। अब ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस जो हमें निकालनी है r परपेंडिकुलर, इसको कुछ है तो यहां से ये डिस्टेंस किसके इक्वल आ गई, sin थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगी r d sin थीटा के बराबर, तो ये डिस्टेंस आसानी से d sin थीटा कैलकुलेट हो जाएगी। अब एक फॉर्मूला होता है डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू q × d, पढ़ा था ये, तो यहां q × d की जगह p लिखते हैं। ये हमने इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कर लिया। तो देखिए डायपोल पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, टॉर्क 0 होना जरूरी नहीं है, मे बी टॉर्क 0 डिपेंड करेगा थीटा की वैल्यू पर, थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू पर टॉर्क 0 पॉसिबल है, बट जरूरी नहीं है कि 0 ही हो, बट रिजल्टेंट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। अब इस टॉर्क को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, देखो यहाँ sin थीटा आ रहा है और sin थीटा डॉट प्रोडक्ट में आता है, क्रॉस में आता है ना, तो टॉर्क को मैं क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था और P का डायरेक्शन इधर था। अब मुझे टॉर्क का डायरेक्शन और थीटा जो एंगल था P और E के बीच का एंगल था, यहाँ पर थीटा का मतलब क्या है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, तो थीटा का मतलब लिख लें एंगल बिटवीन P एंड E। और ये E कौन सा है, डायपोल ने प्रोड्यूस नहीं किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल के अलावा किसी और ने प्रोड्यूस किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ ये एंगल जो थीटा है क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में P क्रॉस E का डायरेक्शन किधर आएगा, अगर मैं P से E की तरफ P क्रॉस E क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन इस कॉपी के परपेंडिकुलर आता है ना, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड। अब P से E की तरफ अपने सीधे हाथ के फिंगर को टर्न करेंगे, P से E की तरफ, P पहले आ रहा है फॉर्मूला में, तो P से E की तरफ टर्न करेंगे तो थंब का डायरेक्शन अंदर जा रहा है ना, तो यहाँ इस डायग्राम में टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ड है, टॉर्क का डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड। और इनवर्ड का दूसरा नाम होता है हमारी फिंगर कैसे रोटेट हुई, अगर थंब अंदर की तरफ गया तो फिंगर
क्लॉकवाइज रोटेट हुई ना, तो इस इनवर्ट का दूसरा नाम होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि टॉर्क इनवर्ट है, या मैं ये कह सकता हूँ कि टॉर्क क्लॉकवाइज है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो टॉर्क इस तरह से हमने कैलकुलेट किया, और यहाँ में नजर क्या आ रहा था, ये फोर्स दोनों ऐसे लगा रहे थे, तो ये कैसे घुमा था, क्लॉकवाइज घुमा था ना, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज था। तो ये इसका टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, और डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है माइनस पी ई कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज इक्वल टू दिस वन। तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर होती है। अब डायपोल का इक्विलिब्रियम देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो, उस ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट टॉर्क जीरो हो, तो वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। अगर फोर्स जीरो होता है तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कहलाता है, और टॉर्क जीरो होता है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है, और दोनों जीरो होता है तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम होता है। अब इस पर रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है ही हमेशा, तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में तो डायपोल रहेगा ही रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा ही, वो चलेगा नहीं, लेकिन ये अपनी एक्सिस पर रोटेट कर सकता है अगर टॉर्क जीरो नहीं होगा तो अगर टॉर्क जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब ये बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला हमारा यहाँ था पी ई साइन थीटा, तो अगर इसमें टॉर्क को जीरो लिखूंगा तो जीरो लिखने के लिए साइन थीटा कितना होना चाहिए, जीरो, और साइन थीटा जीरो है तो थीटा या तो 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो इक्विलिब्रियम डायपोल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब 0 डिग्री एंगल हो या पाई, और थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा किसके बीच का एंगल है, डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। अब इन दोनों केसेस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, डायपोल मोमेंट भी इधर है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो टॉर्क 0 आ जाएगा, और टॉर्क 0 आने का मतलब इक्विलिब्रियम। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, देखो साइन 0 की वैल्यू तो होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अब ये बताओ ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई मिनिमम आई या मैक्सिमम, देखो इसका मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम है, लेकिन माइनस में आने का मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में मिनिमम आई। तो थीटा बराबर 0 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और माइनस पी के इक्वल होती है। अब हम ये जानते हैं इक्विलिब्रियम तीन तरह के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ इक्विलिब्रियम में टॉर्क 0 होने का मतलब, और टॉर्क 0 हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पर कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये डायपोल इस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम पर होगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पर अगर कोई डायपोल होता है, जैसे इक्विलिब्रियम को समझाऊं मैं, यहां E इधर था, P इधर था। अब हमने क्या किया, एक्सटर्नल टॉर्क लगाकर इस डायपोल को ऐसे घुमा के छोड़ दिया मैंने ऐसे टॉर्क लगाया और ऐसे घुमाकर छोड़ दिया। अब ये डायपोल जैसे ऐसे पैरेलल रखा हुआ, मैं एक्सटर्नल टॉर्क लगाऊंगा, ऐसे ले जाकर इसको डायपोल को मैंने छोड़ दिया। अब डायपोल पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे टॉर्क लगाएगा, टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होता है, P से E की तरफ, P क्रॉस E करता है ना, तो P क्रॉस E करेंगे तो टॉर्क इधर लगेगा, तो टॉर्क इधर लगा
तो यहाँ ले जाकर मैंने छोड़ा तो टॉर्क इसको वापस P को E के पैरेलल लाने की कोशिश करेगा ना, और ये E वाली पोजीशन इसकी मीन पोजीशन है, तो यहाँ से रिलीज करूंगा तो ये वापस P E के पैरेलल आएगा, और यही ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन तो होगा। अब इस पर टॉर्क को क्या लिखूंगा, माइनस P sin थीटा। अब यहाँ माइनस क्यों आया, उसका रीजन है थीटा और टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन आया। अब देखिए यहाँ पर हम स्पेशल कंडीशन, अब देखिए जो मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन, उसके एसएचएम होने की कंडीशन ये होती है कि एक्सेलरेशन जो है इसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। लेकिन ये वाला मोशन कहलाता है लीनियर एसएचएम और ये कहलाता है एंगुलर एसएचएम। अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड एसएचएम करे तो वो लीनियर एसएचएम, किसी कर्व पाथ पर करे तो वो एंगुलर एसएचएम। अब एंगुलर और एसएचएम में इस अल्फा का मतलब क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। इस अल्फा को हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और थीटा का मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये लीनियर एसएचएम है, ये एंगुलर एसएचएम है। तो ये डायपोल जो रोटेट कर रहा है तो ये एंगुलर एसएचएम का पार्ट होगा, इसका सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट कंडीशन में। अब यहाँ पर ये हमारे पास टॉर्क की कंडीशन आएगी, टॉर्क थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर हम थीटा, यहाँ टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ ये ऑसिलेटरी मोशन तो कर रहा है बट एसएचएम नहीं कर रहा। अब एसएचएम बनाने के लिए हमने स्पेशल कंडीशन डाल दी कि थीटा बहुत छोटा हो, और थीटा बहुत छोटा होने पर साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, और जैसे इसको थीटा लिखूंगा तो थीटा टॉर्क के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो यह एसएचएम हो जाएगा। तो एसएचएम तभी होगा जब थीटा लेस देन 5 डिग्री के बराबर है, बहुत स्मॉल है तो ये एसएचएम करेगा, लार्ज एंगल के लिए एसएचएम नहीं करेगा। अब इससे रिजल्ट निकालने के लिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारा I * अल्फा, तो यहां से
अब देखिए यहाँ पर हमने टॉर्क की जगह आई इंटू अल्फा लिख दिया, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, आई को इधर ले गए तो ये। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये दोनों कंपेयर करने पर ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा की वैल्यू इसके इक्वल आ गई। और ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी, कैपिटल टी का मतलब टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल का फॉर्मूला ये आ गया। इसमें आई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पी डाइपोल मोमेंट, ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे ये डाइपोल है, ये डाइपोल को रोटेट कराओगे तो अपनी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन के अबाउट रोटेट करेगा ना, तो आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डाइपोल का, इसके जो एंगल बाइसेक्टर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब इसमें ये दो पॉइंट मास जो जुड़े रहते हैं ना, ये नेग्लिजिबल लेंथ की नेग्लिजिबल मास की रोड से जुड़े हुए हैं, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये तो जो डाइपोल है माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। अब ये चार्ज का एक सर्टेन मास होगा m और m से, और ये दोनों चार्ज एक रोड के दोनों एंड पर बंधे हुए मान लो, और रोड का मास m1 है और उसकी लेंथ l है। तो अब इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट निकालना है, तो ये लेंथ तो l/2 हो जाएगी ना, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, तो ये पॉइंट मास है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये, दूसरे का भी ये, तो डबल कर दिया। और रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये होता है, ये लिखते ही। बट अब जनरली है ना, इसमें ये लिखता है कि रोड का मास नेग्लिजिबल है। इस रोड का मास नेग्लिजिबल होने का मतलब m1 इज अप्रोचेस टू 0, और m1 अगर 0 पे अप्रोच करेगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, ml² डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। तो ये एक्सप्रेशन इसका हो जाएगा उस कंडीशन में।